गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सी ए ममता एंड आज हम करेंगे हमारा बिजनेस स्टडी का न्यू टॉपिक दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता क्या है। देखिए, ये टर्म जो है दो टर्म्स को मिला के बना है, वन इज़ मार्केट एंड सेकेंड वन इज़ फाइनेंशियल। एक ऐसा मार्केट जिसमें किस चीज़ में डील होता है, फाइनेंशियल एसेट्स में डील होता है। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती है हमारी, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स या कोई भी सिक्योरिटी, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो होती है वो किस में डील करती है, फाइनेंशियल एसेट्स में। फाइनेंशियल एसेट्स का सेल परचेज कोई फिजिकल मार्केट में होता है, नो। फाइनेंशियल एसेट्स का सेल परचेज कहाँ पे होगा, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर होगा। तो फाइनेंशियल मार्केट जो होगी ये बेसिकली शेयर्स का, डिबेंचर्स का या कोई भी सिक्योरिटीज़ का जो होगा वो सारा काम फाइनेंशियल मार्केट में डील होता है। तो इसकी डेफिनेशन समझिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये कैसा मार्केट है, इट इज़ अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। देखिए, इसका मेन मोटिव क्या हुआ इस मार्केट को क्रिएट करने का, ये मार्केट क्या करती है, फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट भी करती है एंड उनका एक्सचेंज भी करती है। समझिए, क्रिएशन का क्या मतलब होता है, फाइनेंशियल एसेट्स को क्रिएट करने से क्या मतलब है, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स का न्यू इशू निकालती है, इसे बोला जाता है क्रिएशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएशन कहाँ पे होगा, न्यू सिक्योरिटीज इशू कहाँ पे होंगी, फाइनेंशियल मार्केट में होंगी, क्योंकि सिक्योरिटीज कभी भी फिजिकल मार्केट में इशू नहीं होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगी, एसेट्स को क्रिएट करेगी, देन एक्सचेंज, एक्सचेंज मीन्स इनका सेल परचेज करना, और सिक्योरिटीज का सेल परचेज भी कहाँ पे होगा, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर होगा। सेकेंड वन, इसकी जो डेफिनेशन हमें जो बताती है वो क्या होती है, इट हेल्प्स टू लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। इट हेल्प्स टू लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। इस मार्केट का मेन फंक्शन क्या रहता है, सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स के बीच में एक लिंक को क्रिएट करना। देखिए, सेवर्स वो होती हैं जिनके पास सरप्लस फंड पड़े होते हैं, और इन्वेस्टर्स वो होते हैं जिन्हें उन फंड्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि बिजनेस फर्म्स, बिजनेस यूनिट्स, कंपनीज, जिन्हें की फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट क्या हेल्प करेगी, इन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करेगी। सेवर्स अपना पैसा किसको देंगे, इन्वेस्टर्स को देंगे, एंड बदले में इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, उस पैसे को आगे यूटिलाइज करेंगे एंड इन्हें इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम देंगे। तो इस एग्जाम्पल की तरह समझते हैं हम, ये क्या है, हाउस होल्ड है। जैसे फैमिलीज के अंदर छोटी छोटी हमारे पास सेविंग्स पड़ी होती हैं, हम उन सेविंग्स को कैसे इन्वेस्ट करेंगे, हाउस होल्ड क्या करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू अपना पैसा वो कहाँ पे लगाएंगे, बिजनेस फर्म्स में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, इनके शेयर्स या डिबेंचर्स या कोई भी सिक्योरिटी परचेज करके। बिजनेस फर्म क्या करेंगी, इस पैसे को और अच्छे से यूटिलाइज करेगी, बेस्ट वे में इस फंड को यूटिलाइज करेगी, एंड उससे जो इनकम आएगी वो इन हाउस होल्ड को कैसे देगी, इंटरेस्ट या डिविडेंड के रूप में वो पैसा इनको मिल जाएगा। तो देखिए, हाउस होल्ड ने क्या किया, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू अपना फंड इन्वेस्ट किया, बिजनेस फर्म ने उस पैसे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया एंड बदले में इन्हें क्या दिया, इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम। तो देखिए, फाइनेंशियल मार्केट का मेन फंक्शन क्या हुआ, जहाँ पे सरप्लस फंड अवेलेबल है उन फंड को वहाँ से निकाल के वहाँ कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ पे उन फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एंड जहाँ पे उन फंड्स का बेस्ट यूज़ हो सकता है। ये मेन फंक्शन होता है फाइनेंशियल मार्केट का। आगे देखते हैं कि ये कैसे काम करती है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कि फाइनेंशियल मार्केट के मेन फंक्शंस आगे क्या क्या होते हैं। फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो क्या होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स
mobilization of savings and their channelization into more productive use. देखिए इसका फंक्शन क्या हुआ, सेविंग्स को मोबिलाइज करना, एक ऐसी जगह से जो हमारे पास वेस्ट पड़ा है फंड उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना, प्रोडक्टिवली यूज में इन्वेस्ट करना, मोबिलाइजेशन ऑफ द सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजेशन इनटू मोर प्रोडक्टिव यूज, हम इसे ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज में इन्वेस्ट करें। देखिए कोई भी अगर पर्सन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ये एक पर्सन है जिसके पास सरप्लस फंड्स अवेलेबल हैं, वो चाहे तो अपना पैसा बैंक्स में इन्वेस्ट करे या अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे। देखिए आज से पहले लोग जो थे बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते थे क्योंकि एफडीज के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा था, लेकिन अगर आज की डेट में आप देखो एफडी के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है ओनली 5% के अराउंड, जो कि बहुत ही एक लो रेट के ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। तो क्या कोई भी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहेगा? नो, हम चाहते हैं कि हम ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। तो मैक्सिमम रिटर्न मिले इसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरी बिल एंड सो ऑन, बहुत सारी फंक्शंस जो अवेलेबल होंगे वो सब आपको पता कहाँ से चलेंगे, फाइनेंशियल मार्केट को एनालाइज करके कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें रिटर्न जो आए वो इस रिटर्न से भी ज़्यादा आए। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, सेविंग्स को मोबिलाइज करना एंड उसको चैनलाइज मीन्स बेस्ट पॉसिबल वे में इसका यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रिटर्न आपको आए। सेकेंड इसका फंक्शन क्या रहता है, इट फैसिलिटेट्स द प्राइस डिस्कवरी, facilitates the price discovery। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर शेयर का प्राइस क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, तो वो कहाँ से जान सकता है, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू जान सकता है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी, जैसे कि एक नॉर्मल मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ का प्राइस डिसाइड कैसे होता है, उसके डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे होता है, इन द सेम वे फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज़ का प्राइस डिसाइड कैसे होता है, डिमांड और सप्लाई के बेस पे होता है। तो जिस सिक्योरिटी की, जिस इंडस्ट्री की ज़्यादा डिमांड होगी उसी का प्राइस, जो आपका शेयर का प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, कोई शेयर्स आपने परचेज कर रखे हैं, सडनली आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो पैसा कहाँ से लाओगे, कहाँ जाके बेचोगे उन शेयर्स को, तो आप कहाँ जाओगे, फाइनेंशियल मार्केट में जाओगे। इस मार्केट में हर वक्त बायर्स एंड सेलर्स जो होते हैं ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं, जिससे कि आप आसानी से अपने शेयर्स को बेच के अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस मार्केट का फंक्शन क्या हुआ, लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना, जिससे कि आपको अगर इमरजेंसी है, आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो बहुत आसानी से आप अपनी सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे सेल कर सकते हो, एनी टाइम आप इसको सेल कर सकते हो। उसके बाद इसका फंक्शन क्या रहता है, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। देखिए इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, पहली बात तो ये समझिए फाइनेंशियल मार्केट कोई ऐसी मार्केट नहीं है जो कि कहीं पे विजिबल हो, जहाँ पे आप जा सकते हो, उसे देख सकते हो। नो, ये जो मार्केट होती है, क्या होता है, ये सब ऑनलाइन काम होता है, ऑनलाइन सब ट्रांजेक्शन्स होती है, सबके अपने अपने पोर्टल्स बने होते हैं, जिसकी वजह से सारा डाटा आपको उन पोर्टल्स पे अवेलेबल हो जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए वो आपको रेडिली अवेलेबल सारा डाटा मिलता है, जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि देखिए कोई भी काम करने के लिए, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पहले रिसर्च करना पड़ेगा, सारा आपको डाटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके अंदर आपका टाइम भी वेस्ट होता है, आपकी मनी भी वेस्ट होती है। लेकिन ये जो मार्केट है यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल मिलती है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस हो जाती है। तो ये हमने पढ़े फाइनेंशियल मार्केट के कुछ फंक्शंस एंड फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट की, फाइनेंशियल मार्केट को कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। देखिए बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट।
तो फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में। और एंड इसको जो डिवाइड किया गया है वो किस बेस पे डिवाइड हुआ है, ये 2 पार्ट्स में, सिक्योरिटीज के मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से। तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि ये जो कैपिटल्स को डिवाइड किया गया है वो कैसे डिवाइड किया गया है, सिक्योरिटीज के मैच्योरिटी पीरियड के हिसाब से। जिन सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी पीरियड रहता है अप टू 1 ईयर वो कहाँ पे डील होती है, हमारी मनी मार्केट में। एंड जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा का रहता है वो कैपिटल मार्केट में डील होती हैं। तो मनी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज आएंगी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जिनका मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, अप टू 1 ईयर। एंड कैपिटल मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज आएगी, जिनका मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा, ग्रेटर देन 1 ईयर। कौन सी सिक्योरिटीज होती हैं वो, मिडल टर्म या लॉन्ग टर्म। इसमें कौन सी सिक्योरिटीज आई, मिडल टर्म या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आई। तो अब हमें डीप स्टडी करना है कि मनी मार्केट क्या होता है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज में ये डील करता है, इसमें ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज होती है जिनका मैच्योरिटी पीरियड ही अप टू 1 ईयर तक होता है, एंड कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज में डील होता है। तो हम पहले कवर अप करेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज मनी मार्केट, कि मनी मार्केट है क्या। तो हमें इसको समझने के लिए समझनी होंगी मनी मार्केट की कुछ फीचर्स, की मनी मार्केट की फीचर्स क्या होती हैं। देखिए मनी मार्केट की जो मेन फीचर रहती है, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं, फर्स्ट इसका जो फीचर रहता है वो होता है मोर लिक्विडिटी। इसमें जिन सिक्योरिटीज में डील हम करते हैं उनकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि उनका मैच्योरिटी पीरियड ही अप टू 1 ईयर तक है। 1 साल के अंदर अंदर वो सिक्योरिटीज आपकी कैश में कन्वर्ट हो ही जाएंगी। इसलिए इसमें जो सिक्योरिटीज में हम डील करते हैं उनका लिक्विडिटी टर्म जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। बहुत ईजिली इसकी मार्केट अवेलेबल होती है, आप जब चाहो इसे बहुत आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सेकेंड इसकी फीचर क्या होती है, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसमें जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें कोई भी मीडिएटर्स की, ब्रोकर्स की ज़रूरत नहीं होती है, हम ऑनलाइन खुद ही सारे काम कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम आती है। और थर्ड इसका फीचर क्या हुआ, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। देखिए मैंने पहले ही बताया कि मनी मार्केट में जिन भी सिक्योरिटीज में डील होता है वो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। तो इसका फीचर भी यही हुआ कि ये कौन सी एसेट्स में डील करती हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स में जिनका मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है, अप टू 1 ईयर तक रहता है। उसके बाद क्या हुआ, कंसिस्ट ऑफ मैनी सब मार्केट्स। कंसिस्ट ऑफ मैनी सब मार्केट। देखिए मनी मार्केट जो है वो बहुत सारे सब मार्केट से मिलके बना है, जैसे कि ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट एंड सो ऑन। तो इसका फीचर भी यही हुआ कि ये बहुत सारी सब मार्केट्स को मिला के बना हुआ है। नेक्स्ट वन इज स्पीडी ट्रांजैक्शंस। स्पीडी ट्रांजैक्शंस, इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडली प्रोसेस होती हैं, इवन ओवर द फोन भी वो प्रोसेस हो जाती है। एंड पेपर फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती हैं वो बाद में भी आप कंप्लीट कर सकते हो, इसलिए इसे ओवर द फोन मार्केट भी बोलते हैं। क्योंकि इसमें अगर आपको कोई भी सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करना है तो फ़ोन पे कॉल के थ्रू भी आप उन्हें सेल परचेज आसानी से कर सकते हो, जिससे कि आपका टाइम जो लगता है किसी भी ट्रांजैक्शन को करने में वो बहुत ही कम लगता है। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। क्या क्या पढ़े हमने, लिक्विडिटी ज़्यादा प्रोवाइड करवाना,
लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रोकर्स नहीं होते हैं, कोई मीडिएटर्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहती है। थर्ड वन इज ये मार्केट किस में डील करती है, हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स में। फोर्थ, ये मार्केट बहुत सारी सब मार्केट्स को मिला के बना है, जैसे ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट एंड सो ऑन। फिफ्थ एंड लास्ट इज स्पीडी ट्रांजैक्शंस। इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होगी वो आप थ्रू अ फोन कॉल भी प्रोसीड कर सकते हो, पेपर फॉर्मेलिटीज उसकी बाद में भी कंप्लीट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके ट्रांजैक्शंस में टाइम बहुत ही कम लगता है। अब आगे जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा कि मनी मार्केट के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में डील होता है। देखिए ये नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन जरूर आएगा एंड कोई केस स्टडी भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इस टॉपिक को आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। अब हम देखेंगे कि मनी मार्केट जो है वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज में डील करती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल। ये हम साथ साथ देखेंगे ताकि आपको इनके बीच में डिफरेंस का भी पता लग जाए। देखिए मनी मार्केट डील करेगी कमर्शियल पेपर में, ट्रेजरी बिल में एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी, इन सब चीज़ों में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कमर्शियल पेपर होता क्या है। ये होता है एक शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट जो कि अनसिक्योर्ड होता है, इसके ऊपर कोई तरह की सिक्योरिटी नहीं होती है एंड इसे इशू कौन करता है, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज के द्वारा ये इशू किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, कमर्शियल पेपर क्या हुआ, एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। शॉर्ट टर्म तो है ही क्योंकि इसमें जो भी सिक्योरिटीज डील होती है वो सब शॉर्ट टर्म ही होती हैं। शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशूड बाय, कौन इशू करता है इसे, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। किस लिए इशू करती है, टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म नीड्स, टू फुलफिल देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। देखिए हमने क्या पढ़ा, कमर्शियल पेपर क्या है, एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। ये जो भी सिक्योरिटीज होंगी मनी मार्केट की वो सारी की सारी अनसिक्योर्ड होंगी, लेकिन आप ये समझिए लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट के द्वारा इशू किए जाते हैं। लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज ही इन्हें इशू करती हैं, जिनके मार्केट के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन होती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जबकि वो अनसिक्योर्ड है फिर भी यहाँ पे लोग बहुत आसानी से इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही ट्रस्ट वर्दी कंपनीज के द्वारा ही इशू किया जाता है। किस लिए इशू करती हैं वो, अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इनका मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है, मैच्योरिटी पीरियड रहता है इनका 15 डेज टू 1 ईयर, यानी कि मिनिमम ये 15 डेज के लिए इशू होते हैं एंड मैक्सिमम 1 ईयर के लिए ये इशू होते हैं। किस लिए इशू किया जाता है, पर्पस क्या होता है, पर्पस क्या है, टू फुलफिल द सीजनल नीड्स, अपनी सीजनल डिमांड्स को पूरा करने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपको फंड्स की जरूरत है इस चीज को पूरा करने के लिए। सेकंड वन इज टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए बहुत ही आप ध्यान से समझिए, कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है अपनी सीजनल डिमांड्स को पूरा करने के लिए। सीजनल नीड्स मीन्स आपका जब भी पीक सीजन है, आपको ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपको फंड चाहिए, तो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करेंगी, कमर्शियल पेपर के थ्रू फंड रेज करेंगी। सेकेंड इनका पर्पस होता है टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है,
जब भी कंपनी कोई भी नए शेयर्स इशू करती है तो उसको इशू करने के लिए उसका कुछ खर्चा आता है, उसे बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। अब कंपनी ने जो भी कोई सिक्योरिटीज इशू किए तो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट में जो खर्चा आया उसको फुलफिल करने के लिए भी वो कमर्शियल पेपर इशू करती हैं, ताकि वो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए उन्हें जो फंड चाहिए वो कमर्शियल पेपर के थ्रू वो रेज कर सकें। इसलिए हमने क्या देखा, इसके मेन 2 पर्पस हुए। फर्स्ट वन इज आपके शॉर्ट टर्म या सीजनल डिमांड्स को पूरा करने के लिए, सेकंड वन इज सिक्योरिटीज को इशू करने पे जो फ्लोटेशन कॉस्ट आई उस कॉस्ट को आप कमर्शियल पेपर के थ्रू जो है पूरा करते हो, और इसे ही बोला जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ब्रिज फाइनेंसिंग। इसके ऊपर कोई केस स्टडी भी आ सकता है कि ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होती है। देखिए, ब्रिज फाइनेंसिंग होती है, मैंने सिक्योरिटीज को इशू किया, उसको इशू करने के लिए जो मेरा खर्चा आया उस खर्चे के लिए फंड कहाँ से आएगा, दैट इज कमर्शियल पेपर इशू करके, और उसे ही बोला जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग। उसके बाद इसके और क्या फीचर्स रहते हैं, कमर्शियल पेपर के और फीचर्स क्या हुए हमारे पास, इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम कैसे होता है, एट पार पे। इसका मतलब समझिए, और इसकी जो फेस वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है, 5 लाख रुपीज। यानी एक कमर्शियल पेपर जो होगा वो कितने रुपए का होगा, 5 लाख रुपीज का। अब इस पॉइंट को समझिए, इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। देखिए, एक कमर्शियल पेपर जो है वो कितने का होता है, 5 लाख रुपीज का होता है। इसका जो रिडीम होगा, रिडम्पशन प्राइस होगा, वो तो 5 लाख रुपीज ही रहेगा, बट ये आपको इशू कैसे होगा, डिस्काउंट पे इशू होगा। मीन्स अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपने 4.65 लाख रुपीज का एक कमर्शियल पेपर खरीदा एंड आपको लास्ट में जब इसकी मेच्योरिटी होगी तो आपको 5 लाख रुपीज मिलेंगे, तो इनका जो डिफरेंस है 35,000 का, वो ही आपकी क्या होती है, इनकम होती है। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार। इशू तो होता है कम प्राइस पे, डिस्काउंट पे, एंड रिडम्पशन होती है इनकी एट पार पे, और रिडम्पशन वैल्यू एंड ये जो इशू प्राइस का डिफरेंस होता है वही आपकी इनकम होती है। तो क्या हुआ, ये कमर्शियल पेपर हमेशा कैसे इशू होगा, डिस्काउंट पे इशू होगा, एंड इसकी रिडम्पशन वैल्यू कितनी रहेगी, एट पार पे रहेगी। आप भी 5 लाख रुपए का ये कमर्शियल पेपर होगा, आप ऐसा नहीं कि 4 लाख का खरीद सकते हो, 3 लाख का खरीद सकते हो, नो, एक कमर्शियल पेपर 5 लाख रुपीज का ही रहेगा, बट इसका जो इशू प्राइस होगा वो 5 लाख से कम होगा, एंड दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपकी इनकम होगी। तो ये हमने देखा कमर्शियल पेपर के बारे में। कमर्शियल पेपर को किसने इशू किया था, लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज ने इशू किया था, जिसकी वजह से अनसिक्योर्ड होने के बावजूद भी लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहती हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे ट्रेजरी बिल कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, कौन इसको इशू करता है। सबसे पहले देखिए, ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय आरबीआई। कौन इशू करता है इसे, आरबीआई इशू करती है। किस लिए इशू करती है, ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई जो होते हैं ट्रेजरी बिल को इशू करता है। देखिए, ट्रेजरी बिल भी जो होते हैं अनसिक्योर्ड सिक्योरिटी होती है, बट आरबीआई जो है इंडिया की मोस्ट ट्रस्टवर्दी जो है इंस्टीट्यूशन है, जिसकी वजह से लोग इसके अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहती हैं। और आरबीआई किसके बिहाफ पे इशू करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है तो वो आरबीआई के थ्रू क्या इशू करवाती है, ट्रेजरी बिल को इशू करवाती है। ये कैसे इशू होती है, इसकी फेस वैल्यू क्या रहती है, इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ 25,000। ये 25,000 के मल्टीपल्स में ही इशू होती हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, कैसे इन्वेस्ट करोगे, 25,000, 50,000, 75,000 एंड 1 लाख। आप कभी भी 1,20,000 का इशू नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते हो 1,20,000 का, क्योंकि आपको ये 25,000 के मल्टीपल्स में ही अवेलेबल होंगे। उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। इसे और क्या बोला जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि जीरो कूपन बॉन्ड कौन सी सिक्योरिटी को बोलते हैं, ट्रेजरी बिल को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है इसके ऊपर? जीरो होता है। तो आप सोचोगे आपकी इनकम क्या हुई, इसकी इनकम भी वही होती है, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। कि डिस्काउंट पे इशू होता है एंड एट पार पे रिडीम होता है, और वो जो डिफरेंस आएगा वही आपकी इनकम होती है। लेकिन ट्रेजरी बिल को और क्या बोलते हैं हम? जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या रहता है? इसका टाइम पीरियड रहेगा 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। ये सिर्फ इन 4 पीरियड के लिए इशू हो सकते हैं। या तो 14 डेज का इशू करेगी आरबीआई, 91 डेज का भी, 182 डेज का भी, 364 डेज का भी। ये सब जो होगा आरबीआई की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इशू करेगी। तो अभी हमने 2 सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ा, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल के बारे में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए। कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज के थ्रू, और ये इशू किया जाता है आरबीआई के थ्रू ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका टर्म पीरियड रहता है 15 डेज टू 1 ईयर, और इसका टर्म पीरियड रहता है 14, 91, 182 एंड 364 डेज। उसके बाद इसके जो मल्टीपल्स रहते हैं 5 लाख के मल्टीपल्स में इशू होते हैं, और ये 25,000 के मल्टीपल्स में इशू होता है। ये किस लिए यूज किया जाता है? सीजनल नीड्स को पूरा करने के लिए, या न्यू इशू की फ्लोटेशन कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए। एंड ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग, आरबीआई इसको इशू करती है। उसके बाद इसे बोला जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोला जाता है, जो आप ये फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए इशू करते हो, और उसे जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है। तो ये था ट्रेजरी बिल एंड कमर्शियल पेपर के बारे में आपने पढ़ा। आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड रहता है। उसके बाद हम अपनी थर्ड चीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होता है कॉल मनी। कि कॉल मनी किस काम आती है, कौन इसको इशू करता है। देखिए, थर्ड टॉपिक इज कॉल मनी। कॉल मनी देखिए क्या होता है, ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है जो कि इंटर बैंक यूज होता है। देखिए, बैंक को एक रेशो मेंटेन करना जरूरी होता है रूटीन में, दैट इज CRR, कैश रिजर्व रेशो। बैंक को आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ एक मिनिमम फंड हमेशा अपने पास रखना जरूरी होता है, जिसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो। तो कई बार क्या होता है कि बैंक के यहाँ से विड्रॉल्स ज़्यादा हो जाते हैं, डिपॉजिट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से वो CRR उनका डाउन आ जाता है। तो बैंक क्या करते हैं, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स करते हैं, दूसरे बैंक से कुछ टाइम के लिए पेमेंट ले लेते हैं, जिसे बोला जाता है कॉल मनी। तो कॉल मनी क्या हुआ, शॉर्ट टर्म फाइनेंस issued for interbank transactions. Short term finance issued for interbank transactions. ये किस लिए इशू करते हैं, बैंक आपस में ही फंड को कुछ टाइम के लिए ले लेते हैं, जिसे कि बोला जाता है कॉल मनी या इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस, ताकि वो अपने CRR रेशो को हमेशा जो है CRR रेशो को वो मेंटेन रख पाए। इट इज यूज्ड टू मेंटेन द CRR। इट इज यूज्ड टू मेंटेन CRR। ये जो होता है कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन रखने के लिए बैंक जो होते हैं इंटर बैंक लोन लेते हैं। इसके ऊपर जो इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है वो रहता है 1 to 15 डेज ओनली, बहुत ही कम रहता है। क्योंकि देखिए, ये बैंक तभी लेता है जब उसके विड्रॉल्स ज़्यादा हो जाएं एंड डिपॉजिट्स कम होते हैं, और बैंक को लगता है कि 1-2 दिन में उसके पास भी डिपॉजिट्स आ जाएंगे, तो वो 1 या 2 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए दूसरे बैंक से बोरो कर लेता है। तो इसका मिनिमम पीरियड रहता है 1 डे
एंड मैक्सिमम पीरियड रहता है 15 डेज। और इस मनी के ऊपर बैंक एक दूसरे को इंटरेस्ट पे करते हैं जिसे बोला जाता है कॉल रेट। तो हमने क्या देखा, इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल रेट। ये डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं एक दूसरे से, और जो भी इंटरेस्ट आपस में चार्ज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल रेट बोलते हैं। तो ये हमने पढ़ा कॉल मनी के बारे में, बहुत ही इजी सा टॉपिक है। एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है जो इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस में होता है। बैंक अपनी CRR रेशो को मेंटेन रखने के लिए इसे यूज करते हैं। इसका टर्म पीरियड रहता है 1 डे टू 15 डेज, और इसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट पे करते हैं उसे क्या बोला जाता है, कॉल रेट बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी सिक्योरिटी है वो होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है, ये भी एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जो कौन इशू करता है, कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसे इशू करते हैं जब बैंक को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। ये कमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इसको इशू करते हैं। किस लिए इशू करते हैं, अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए। इशूड ड्यूरिंग टाइट लिक्विडिटी डेज। जब उनको पैसे की जरूरत है, उनके पास लिक्विडिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इशू किया जाता है। इसका टर्म पीरियड क्या रहता है, मैच्योरिटी पीरियड रहता है 91 डेज टू 1 ईयर। 91 डेज टू 1 ईयर इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है। लेकिन 45 डेज होने के बाद आप चाहो तो कमर्शियल पेपर किसी और को एंडोर्स भी कर सकते हो। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह आप इसे एंडोर्स भी कर सकते हो, बट 45 डेज बीत जाने के बाद। उसके बाद ये कौन खरीदता है, इशूड टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। इसमें कौन इन्वेस्टमेंट करता है, इंडिविजुअल्स भी कर सकती है एंड कंपनीज भी कर सकती है। इसकी फेस वैल्यू क्या रहती है, 5 लाख रुपीज, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है, 25 लाख रुपीज। यानी कि एक जो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रहेगा वो 5 लाख रुपीज का होगा, बट मिनिमम आपको 25 लाख रुपए के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो खरीदने ही पड़ेंगे। उसके बाद इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। ये भी डिस्काउंट पे इशू होते हैं एंड रिडीम कैसे होते हैं, एट पार पे। तो ये हमने पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करती हैं, और किस लिए इशू करती है, अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए। इसका टर्म पीरियड कितना रहता है, 91 डेज टू 1 ईयर, बट 45 डेज निकल जाने के बाद आप इसे किसी को एंडोर्स भी कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कौन खरीदता है इन्हें, इंडिविजुअल्स या कंपनीज। फेस वैल्यू क्या रहती है इसकी, 5 लाख रुपीज, बट मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है, 25 लाख रुपीज। और ये इशू कैसा होता है, एट डिस्काउंट पे, एंड रिडीम कैसे होता है, एट पार पे। आई होप कि अभी तक जो मैंने आपको चारों सिक्योरिटीज पढ़ाई हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट के अंदर इसे एक्सप्लेन किया है पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आपको इसे समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद लास्ट जो हमारा रहता है वो होता है कमर्शियल बिल्स। कमर्शियल बिल देखिए क्या होते हैं, 11th में आपने पढ़ा होगा BRBP।
ये कमर्शियल बिल भी सेम वही है जो किस लिए यूज होता है, क्रेडिट सेल के टाइम पे इसे यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारी जो सिक्योरिटी है वो क्या है, कमर्शियल बिल। ये किसकी तरह होता है, जस्ट लाइक बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल के लिए होता है। तो देखिए कमर्शियल बिल आपने पढ़ा ही होगा, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल क्या होती हैं, इट इज यूज्ड फॉर क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल के लिए इसे इशू किया जाता है। देखिए सेलर क्या करता है, बिल को लिखता है, सेलर ड्रॉज द बिल एंड बायर क्या करता है, इसे एक्सेप्ट करता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है जो वो 90 डेज का रहता है। सेलर चाहे तो इसे क्या करवा सकता है, डिस्काउंट करवा सकता है। बिफोर 90 डेज। देखिए ध्यान से समझिए क्या होता है, क्रेडिट सेल जब आप करते हो तो सेलर क्या करता है, बायर के नाम पे एक बिल इशू करता है और बायर उस बिल को अपनी एक्सेप्टेंस देता है, जिसे बोला जाता है कमर्शियल बिल या बिल्स रिसीवेबल। सेलर के लिए बिल्स रिसीवेबल रहेगा एंड बायर के लिए ये बिल्स पेबल रहेगा। इसका मैक्सिमम पीरियड होता है 90 डेज का। सेलर को अगर पहले ज़रूरत पड़े फंड्स की, वो चाहे तो इसे बैंक से डिस्काउंट करवा सकता है। 90 डेज से पहले बैंक अपना कुछ चार्ज काट के सेलर को पेमेंट कर देता है, जिससे कि सेलर की भी नीड फुलफिल हो जाती है एंड बायर को भी क्रेडिट सेल मिल जाती है। तो इसे बोला जाता है कमर्शियल बिल। तो हमने मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। फर्स्ट वन इज ट्रेजरी बिल, सेकंड वन इज कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी एंड कमर्शियल बिल। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। आई होप कि मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसमें कौन से सिक्योरिटीज़ के अंदर डील किया जाता है। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।